हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम हड़प्पा सभ्यता का भाग 4 देखने वाले हैं और ये इसका अंतिम भाग होगा। इसमें मैंने कुल 40 से प्लस क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि अंतिम भाग के रूप में आएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ के लोगों से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारा पहला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो पट्टेदार जल निकास के लिए जाना जाता है। लोथल, लोथल हमें युग्म समाधान के लिए जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि लोथल में युग्म समाधान मिलते हैं। आटे पीसने वाली चक्की मिलती है। यहाँ से सर्जरी किए हुए खोपड़ी खोपड़ी मिलती है जो कि कालीबंगा से भी हमें मिलती है। तो ये चीज़ें मैंने ऊपर अपने पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। बनावली, बनावली की बात की जाए तो यहाँ से हमें पकी मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है। और कालीबंगा की बात की जाए तो यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो हमें यहाँ भी मिलान करना है। लोथल की बात की जाए तो लोथल में हमें गोदीवाड़ा प्राप्त होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिलता है। धौलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला सीधा लेख मिलता है। हम लोग जब इससे पहली वाली क्लास ले रहे थे हड़प्पा सभ्यता भाग 2, तो उसमें मैंने बताया था कि धौलावीरा से सबसे पहले खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। वह 10 बड़े चिन्हों वाला शिलालेख ही था जिसपे हमें ग्रहों उपग्रहों की चिन्ह आकृति देखने को मिलती है, जिस कारण उसे ऐसा माना गया कि यह जो सबसे पुराना नक्षत्रशाला है। और बनावली की बात की जाए तो बनावली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1 दोनों में ही है। धौलावीरा सी का 4, सी का 4 इसमें होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का सही उपयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। फिर से वही चीज़, देखिए ये जो चीज़ें हैं मैं पिछले कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ। जब मैं हड़प्पा को पढ़ा रहा था, जब मोहनजोदाड़ो को पढ़ा रहा था, लोथल को पढ़ा रहा था, तो मैंने सभी पर प्रश्न लेकर एक एक को मैंने विशेष रूप से विस्तारित रूप से बताया था। तो अगर आपको विस्तार रूप से देखना तो पिछली वाली कक्षा देख लीजिए, उसमें सब मैंने बताया हुआ है और यहाँ पर भी मैं बताते हुए ही चल रहा हूँ। तो हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा से मैंने R37 समाधान मिला था, यह भी मैं बता चुका हूँ। लोथल की बात की जाए तो यहाँ से गोदीवाड़ा मिला था, डॉकयार्ड। कालीबंगा की बात की जाए तो यहाँ से हमें जुता हुआ खेत मिला था। और मोहनजोदड़ो से बात की जाए तो यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, मैंने आपको बताया था। लोथल SR राव 1957, यह भी मैंने आपको बता चुका हूँ। सुरकोटदा JP जोशी, यह भी सही है। इसका उत्तर 1972 में हुआ था। जबकि धौलावीरा, धौलावीरा के BK थापर नहीं होकर के RS बिष्ट हैं, RS बिष्ट हैं, जो कि इन्होंने 1990 व 91 में इसका उत्खनन कार्य कराया था। धौलावीरा की बात की तो मैंने बताया था कि 2 नदियों के तट पर स्थित है जिसका नाम है मानहर व मानसर, मानसर। और जिन 2 नदियों के बीच में यह टापू है, उस टापू का नाम है कादिर टापू, कादिर टापू। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त होता है। तो किस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा संकेंद्रण प्राप्त होता है? तो देखा जाए तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे पर बसी थी, जो कि वहीं परिपक्व हुई थी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बसावट देखी जाए तो वह घाघरा और हाकरा नदी के तट पर स्थित मिलते हैं हमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघर एंड हाकरा नदी तट। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। अधिकतर जो हड़प्पा सभ्यता अभी अभी ऊपर हमने देखा हाकरा घग्गर क्षेत्र में, तो हाकरा घग्गर को हम लोग क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी घाटी। तो घग्गर हाकरा, हाकरा जो है वह सरस्वती घाटी क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती घाटी क्षेत्र। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर, उनमें सबसे बड़ा सिंधु है, चिनाब है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। झेलम के तट पे हमें कुछ नहीं मिलता और गंगा के तट पे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चिनाब की बात की जाए तो यहाँ से हमें मांडा प्राप्त होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, मांडा। और सिंधु की बात की जाए तो यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चौहंदड़ो इत्यादि प्राप्त होते हैं। चौहंदड़ो इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है हमें। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ जो है वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो है, रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। हमने इसको बहुत अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 1 में देखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 1, बी का 3, इसका पहला उत्तर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हमें मिलान ही करना है। तो नदी तट दी हुई है और बस्ती दी हुई है। वही चीज़ हड़प्पा की बात की जा रही है, तो हड़प्पा हमें पता है कि रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो है वो हमें घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल की बात की जाए तो यह भोगवान नदी के तट पर स्थित है। और रोपड़ की बात की जाए तो यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो डी का 4 का 4, सी का 1, सी का 1, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके कथनों की बात की जाए तो सिर्फ तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट, तौल माप से सुस्पष्ट होता है। तो मैं आपको बताया हूँ पिछले कक्षाओं में कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली जो ईंटों का मानक था वह हर जगह एक समान देखने को मिलता है, जो था 4:2:1, ठीक है। और मोहरों का आकार भी लगभग सभी जगहों पर समान ही दिखाई देता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा है, बाद के हड़प्पा स्थलों को भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो यह भी कथन हमारा सही हो जाता है। जैसे कि अगर माप की बात की जाए तो आज भी हमारा 16 गुणज वाला जो माप इकाई चलती है, जिससे हम लोग 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना जो माप तौल में इस्तेमाल करते हैं, या 16 आना खरा बोलते हैं, तो यह भी एक माप की पद्धति थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है। तो यह भी हमारा सही हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों का साक्षी रहा, यह तो बिल्कुल सही है। इसमें दाईं से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग के संकेत हैं। दाईं से बाईं ओर, जी हाँ, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, या ऐसे लिखी जाती थी। दाईं से बाईं शुरू होती थी, फिर वापस आती थी बाईं से दाईं, फिर दाईं से बाईं जाती थी। इसको हम लोग बोलते हैं बुस्टे-फ्रेदन विधि। ब्रुस्टे-फेदन विधि, इस विधि को ब्रुस्टे-फेदन विधि बोला जाता है। जो दाएं से बाएं जाता है और बाएं से फिर दाएं से बाएं की तरफ जाता है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के तौर पर लौह सबसे आरंभिक ज्ञात प्रमाण है। जैसा कि हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ताम्र पाषाण युग या ताम्र युग में रखते हैं, ठीक है, जिसको चालकोलिथिक बोला जाता है। तो यहाँ से लोहे की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? अतः यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प है? टाइल सील, मानकीकृत अनुपात ईंट, स्वर्ण कंगन, रजत पीकदान। तो शिल्पियों की बात करें तो पीकदान, हमें तो पता नहीं उस समय कि लोग पान खाते थे कि नहीं। जब लोग पान खाने लगे तब की बात है पीकदान की। और सोने के कंगन के प्रमाण भी हमें नहीं ही मिलते हैं। लगभग सोने की वस्तुएं मिलती है लेकिन कंगन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मानकीकृत ईंट का अनुपात, ये तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक समान थी, जो मैंने अभी बताया कि इसका अनुपात था 4:2:1। वही
जो इनके सील बनते थे वो स्टेटाइल के बनते थे, जो कि यह भी सही हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें यह बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी। इसे अस्थि सलाखाओं और आभूषणों पर पाया गया है। यह मेहुला के लोगों से संबंध रखती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे अस्थि सलाखाओं और आभूषणों पर पाया गया है। तो ये जो अस्थि सलाखाओं और आभूषणों की बात की जाती है मध्य पाषाण काल की बात की जा रही है। पाषाण काल की बात की जा रही है, जहाँ हमें महदहा दमदमा व सराय नाहर राय से हमें अस्थियों के बने हुए आभूषण और इत्यादि मिलते हैं। तो यह उसका गलत उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह, यह सही है। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, अभी से अभी अब आपको बताया। इसे बुस्ट्रे फेदन विधि बोलते हैं और यह मेहुला लोगों से संबंध रखती है। मेहुला का नाम हमें मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बोलते थे। तो मेसोपोटामिया से हमें प्राप्त होता है मेहुला नाम। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृद भांडों पर, पॉटरीज पे, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे उस पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के उल्लेख मिलते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौकोर, क्योंकि बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार ये कॉमन नहीं थे। बेलनाकार हमें मिला भी है तो केवल कुछ जगहों से, जैसे आपका कालीबंगा हो गया, कालीबंगा से हमें मिला है। गोलाकार बहुत कम मिले होंगे, तो ये पता नहीं है, लेकिन अंडाकार तो बिल्कुल ही नहीं मिले। और जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो या तो वो वर्गाकार थे या फिर वो चौकोर थे, आयताकार थे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी मिलान करने वाला है। तांबा, शंख, लाजवर्द मणि व स्वर्ण, ये वस्तुएं वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अगर तांबे की बात की जाए तो तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे, ठीक है। शंख की बात की जाए तो शंख वे कच्छ से प्राप्त करते थे। स्वर्ण की बात की जाए तो वह दक्कन से प्राप्त करते थे। और लाजवर्द मणि की बात की जाए तो वह अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो अभी हमने ऊपर देखा कि लाजवर्द कहाँ से प्राप्त करते थे, तो अफगानिस्तान से। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो वह थे हमारे इराक यानी मेसोपोटामिया, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेहुला कहा गया है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मापक किस गुणन भार में थे? अभी ऊपर बताया कि वो 16 के इकाई में चलते थे, तो 16 के गुणज भार में थे। जैसे हम लोग बचपन में देखे हुए थे, एक के सिक्के को हम लोग 16 भाग में बांट देते थे, कहते थे 16 आना है, इसीलिए 25 पैसे को हम 4 आना बोलते थे, 4 आना। और 50 पैसे के सिक्के को हम लोग 8 आना बोलते थे, 8 आना। और इसी प्रकार वो 16, तो 16 के गुणज में होता था, इसी कारण। और यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चीज़ें चली आ रही हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, तो सिंधु सभ्यता का व्यापार अभी हमने देखा अफगानिस्तान से भी होता था, ईरान मेसोपोटामिया से होता ही था, राजस्थान से होता था, लेकिन रोम से तो नहीं ही होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और
4। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो से हमें कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं, कपास के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? कुओं का निर्माण बिल्कुल था। मोहनजोदड़ो एक इकलौता ऐसा शहर था जहाँ लगभग सभी घरों में कुएं मिलते हैं हमें। स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण तो अवश्य ही हमें मिलता है। मेहराबों का निर्माण, तो स्तंभों का निर्माण भी हमें मिलता है, लेकिन मेहराबों का निर्माण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहराबों का निर्माण। मेहराबों का निर्माण वैसे भारत में जो सबसे प्राचीन की बात की जाए तो प्राचीन इतिहास में एक प्रमाण मिलता है हमें, एक प्रमाण मिलता है जो कि था बराबर की पहाड़ियों में जो आजीवकों के लिए अशोक ने बनवाया था। आजीवकों के लिए अशोक द्वारा बनवाया गया था। जो गुफाएं थी अशोक द्वारा, उसमें से एक गुफा थी, उसमें 4 गुफाएं टोटल बनवाई गई थी। उसमें एक गुफा थी जिसका नाम था लोमस ऋषि गुफा, जिसमें आर्क का प्रयोग यानी मेहराब का प्रयोग किया गया है। मेहराब का प्रयोग है। उसके बाद हमें मध्यकालीन इतिहास में जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो वे अपने साथ मेहराब निर्माण की प्रकृति को भारत की स्थापत्य में शामिल किया। मध्यकालीन में स्थापत्य में शामिल किया। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए? हम लोगों ने इतनी चीज़ें देख ली ऊपर, तो अब इसको निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए यह भी सही है, अपने कृषि कार्य संबंधी के लिए यह भी सही है, अपने उद्योगों के लिए यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी सही। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हम लोगों ऊपर एक प्रश्न देखा था लोहा, जो कि लोहे उस स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इसमें लोहे को हम लोगों ने गलत माना था, तो यहाँ पर भी लोहा ही है। तो लोहा जो है वह हमें ऋग्वैदिक काल के बाद देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल से पहले हमें ताम्रपाषाण वाली स्थिति देखने को मिलती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर सोने की जो बात की गई है तो सोने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वहाँ सोने के कंगन थे, तो सोने के कंगन के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई नगरों के अवशेष। आज जो भी हमें प्राप्त होते हैं वह नगरों के अवशेष ही प्राप्त होते हैं। ये सब तो बाई प्रोडक्ट है कि मोहरें मिल गई वह, लेकिन जो हमें मुख्य तौर पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताती है कि नगरीय सभ्यता थी, नालियाँ कैसी थी, नगर नियोजन कैसा था, तो ये मूल चीज़ें हैं जो कि हमको नगरों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग प्रयोग किया जाता था वो था लाल रंग। ठीक है, इस समय जो मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे उन पे हमें लाल व काले रंग के लेप लगे होते हैं। इसको हम लोग रेड ब्लैक पॉटरी RBP भी बोलते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय इकलौती ऐसी जानवर थी जो हो सकता है उस समय गाय पाला जाता रहा हो, लेकिन उसका निरूपण हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। जबकि हाथी, गैंडा और बाघ की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो पशुपति योगी की मूर्ति थी उसमें हमें एक तरफ हाथी, उसके नीचे बाघ, इधर गैंडा और उसके नीचे भैंसा, और यहाँ जिस पटरे पर बैठा हुआ है उसके नीचे हमें 2 हिरन देखने को मिलते हैं। तो हाथी, गैंडा, बाघ तो देखने को मिलते हैं, लेकिन गाय हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें बैल। बैल इकलौती ऐसी थी जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों के मोहरों पर हमें देखने को मिलती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? तो वह है घोड़ा, शेर। सुरकोटदा से हमें घोड़ा मिलता है, सुरकोटदा से हमें घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। गाय के अवशेष मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, लेकिन किसी कलाकृति पर नहीं मिलते। हाथी कलाकृति पर मिलते हैं, जो कि अब बताया है आपको, लेकिन शेर इकलौता है जिसका हमें कोई भी प्रमाण वहाँ नहीं मिलता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह भी मिलान करने वाला है। यह स्थान के हिसाब से उपज दी गई है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ उपजती थीं। तो अगर हम बनावली की बात करें तो बनावली से हमें बादाम मिलता था। हुलास की बात की जाए तो हुलास से हमें गेहूँ मिलता था, गोधूम। शिकारपुर की बात की जाए तो यहाँ से कोदो मिलता था। और कुंतासी की बात की जाए तो यहाँ से रेशमी सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका उत्तर सही पहला वाला ही था, लेकिन थोड़ा नंबर आगे पीछे हो गया है। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारतें, उसकी नगर व्यवस्था, जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेलेटाइट से, यानी सेल खड़ी से बनी हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। इंद्र ब्रह्मा वरुण विष्णु की तो नहीं करते, लेकिन पशुपति की हमें जो मुहर मिली थी उससे हमें पता चलता है कि वो पशुपति की पूजा करते रहे होंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह कथन बिल्कुल सही है कि उस समय धार्मिक तत्व बिल्कुल अवश्य ही मौजूद रहे होंगे, जो हमें कालीबंगा से प्राप्त हवन कुंड, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार इत्यादि बताते हैं कि धार्मिक तत्व तो था, लेकिन यह वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास कपास के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। यह कथन बिल्कुल गलत है। उनके महल नहीं होते थे, उनके घर थे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं थे कि वो महल कहलाने योग्य हो जाए। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी प्रकार के युद्ध के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो देवियाँ, क्योंकि समाज मातृसत्तात्मक था, देवता यानी पशुपति की भी पूजा करते थे। तो यहाँ यह कथन सत्य हो सकता है, क्योंकि देवी देवता दोनों की पूजा करते रहे होंगे, तो कथन भी सही हो जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु इकलौते एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नहीं हुई होती होगी। शिव, जो पशुपति को कहते हैं, उनकी होती थी। समाज मातृसत्तात्मक था, तो पृथ्वी देवी की पूजा होती थी, जो कि हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें एक गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसको जॉन मार्शल ने मातृ देवी कहा है। ठीक है। और पीपल जो है उनके मोहरों पर अधिकांश देखने को मिलते हैं, तो पीपल भी उनके लिए पूज्य थी। तो यह तीनों सही हैं। और विष्णु है जो कि इनकी पूजा नहीं होती थी, इसे अतः विकल्प यह सही हो जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से है। तो सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय जो है वह एक श्रृंगी पशु है, जिसको यूनिकॉर्न कहा गया। एक श्रृंगी पशु जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ कार्य में, मातृशक्ति में। तो जैसा हमने बताया कि वहाँ समाज मातृसत्तात्मक था, तो किसमें विश्वास करेंगे? मातृशक्ति में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा इकलौता पशु है जिसका हमें उस समय का प्रमाण भी बहुत कम मिलते हैं और मोहरों पर भी यह कम ही मिलते हैं, या फिर कम नहीं मिलते, मिलते ही नहीं है, मोहरों पर तो ये मिलते ही नहीं है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉर्स। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो नदियों के प्रवाह, इसको सबसे प्रमुख कारण माना गया है। आइए हम देख लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने क्या क्या माना है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हमें मिलते हैं नाम गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, पिग्गट महोदय। इन्होंने माना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था वह आर्यों के आक्रमण से हुआ था। वहीं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके व एस आर राव की बात की जाए जिन्होंने बाढ़ को माना है। इनके हिसाब से जो बाढ़ आई थी उस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। वहीं माधो स्वरूप वत्स की बात करें वह एच टी लैम्बिरिक की बात की जाए तो इन्होंने माना है कि नदियों के प्रवाह में परिवर्तन आर एल स्टाइन की बात की जाए तो इन्होंने शुष्कता एवं जलवायु परिवर्तन को माना है। शुष्कता यानी सूखा पड़ जाना एवं जलवायु परिवर्तन को माना है। रफ़ीक मुगल की बात करें, रफ़ीक मुगल व बी के थापर की बात की जाए तो इन्होंने घग्गर हाकरा नदी को सूख जाना कारण माना है। अतः इतने लोगों ने अपने अपने मत सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर दिए हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। जो सबसे वीकेस्ट है उसको बताना है। तो इसमें जो सबसे वीकेस्ट है वो है आर्यों का आक्रमण। अभी हमने ऊपर बताया कि किसने किसने क्या माना है। तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पिग्गट महोदय ने आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण माना था, जो सबसे कमजोर कारण है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया था? तो आपके लिए एक नया शब्द है चोलिस्तान। कहाँ भग रहे हो भाई? चोलिस्तान की बात की जाए तो चोलिस्तान जो है थार मरुस्थल जो है उसके दो भाग हैं। एक भाग भारत में, एक भाग पाकिस्तान में है। तो जो भाग पाकिस्तान में है जहाँ पर थोड़ी बहुत खेती की जाती है उस भाग को चोलिस्तान कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग कर दिया गया? तो वह सन है लगभग 1800 BCE। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम जो समय माना जाता है वो 1750 से 1800 BCE माना जाता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, 1800 से 1750 BCE माना जाता है। तो लगभग यही समय था जब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का पूर्ण तरीके से लोगों ने परित्याग कर दिया। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज़्यादा मात्रा में मूर्तियाँ मिली हैं और हो सकता है वो धार्मिक मूर्तियाँ ही रही हों। इस कारण ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय में मूर्ति पूजा रही होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व आर्यकाल। तो आर्य के आने से पहले जो था उस समय मूर्ति पूजा हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है, यानी बाढ़ या वर्षा को? तो अभी हमने ऊपर कई नाम बताए, उसमें बाढ़ को किसने माना था? एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल और मैके ने बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन का कारण माना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित शहरी जीवन था, जबकि वैदिक संस्कृति जो थी वो घुमंतु एवं ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखी लिपि थी और इनके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल, इनके पास लोहे का अभाव था तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से हमें युद्ध के कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते। अतः यह ऑप्शन भी सही हो जाता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह लगभग हमारा अंतिम प्रश्न होगा कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन सही है? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता। यह बात बिल्कुल सही हो जाती है। दूसरा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। लौह का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था, तो यह आप कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि सिंधु घाटी के लोग इससे अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ नहीं थे क्योंकि सुतकोड्डा में हमें दिखाई देता है, लेकिन क्या उनके पास सामान्य स्थितियों में थी? तो इसका प्रमाण हमें नहीं मिलता, लेकिन वो अनभिज्ञ तो बिल्कुल भी नहीं थे। अतः यह कथन भी बिल्कुल गलत हो जाता, तो इसका सही उत्तर हो जाए केवल 1। तो इस प्रकार हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और एक कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको मुझे और क्या सुधार करनी चाहिए और कैसे कक्षाएं लानी चाहिए जो आपके लिए अच्छी हों। ठीक है, तो चलिए हम अगले अध्याय पे मिलते हैं। हमारा अगला अध्याय होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तथा शैव धर्म से संबंधित सवाल। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।